Hello learners, today the topic of my lecture is Venn diagram. अब सबसे पहले इस बात ये आती है कि हमें वेन डायग्राम की ज़रूरत है क्यों, ठीक है ना। जैसे अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की थी कि ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बट वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास कौन सा केस होता है, जब हमारे पास कोई भी सेट जो है एक सेट बिल्डर फॉर्म में पड़ा हो या वो हमारे पास पड़ा हो टेबुलर फॉर्म में। बट इन केस अगर हमारे पास सेट नंबर जो है, कोई भी सेट जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स नहीं दिए हुए बट हमें उसका कार्डिनैलिटी दिया हुआ है, हमें ये नहीं पता कि सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, हमें ये पता है बस कि उसकी कार्डिनैलिटी क्या है। उस केस में हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किस तरह से अपनी वैल्यू को वहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सके, ठीक है। उस केस में हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है उस केस में वेन डायग्राम की या फिर कुछ फॉर्मूलाज की जो वेन डायग्राम के द्वारा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पे वेन डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे ए जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी जो है हमारे पास वो क्या है, सपोज हमने बी को ले लिया यहाँ 2, 4, 6, 8. Okay, now in case if I have to find out A union B, तो अब A यूनियन B क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू A के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एज वेल एज B के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब 2 और 4 क्योंकि दोनों के पास हैं इसलिए वो रिपीट नहीं होंगे वहां पे, ठीक है। तो A यूनियन B जो है वो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 हो जाएगा। बट मान लो मुझे यहाँ पे इसकी कार्डिनैलिटी दी हो, कार्डिनैलिटी क्या होती है, किसी भी सेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज नोन एज अ कार्डिनैलिटी एंड इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, n ऑफ ए से। अगर सेट का नाम ए है तो एन ऑफ ए कहा जाएगा उसे। जैसे अब हमने ऊपर सेट में देखा तो हमारे सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 4। ऐसे ही अगर मैं एन ऑफ बी की बात करूं तो उस केस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, अगेन 4 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे कल को कोई कहता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होएगा, ठीक है ना। अब उस केस में क्या है कि अगर मैं एन ऑफ ए यूनियन बी कर देती हूँ कि हाँ जी ए के भी सारे एलिमेंट्स आ गए बी के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, अब उस हिसाब से तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, ठीक है। बट जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स थे। तो उस केस में हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। नाउ वी कम टू कि हाउ वी आर गेटिंग द फॉर्मूला फॉर दिस। वेन डायग्राम इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। तो अगर आपको कोई कई बार कह दे कि सेट को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने इसे लाइन मारी है थोड़ी टेढ़ी बन गई है बट आपको प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और प्रॉपर ओवल शेप का सर्कल जो है वो आपके पास आना चाहिए। ये हो गया आपका ए और मान लो ये सेट हो गया आपका यहाँ पे बी। तो ए क्या है, ए के एलिमेंट्स कौन हो गए 1 और कौन सा एलिमेंट हो गया यहाँ पे 3, ये क्या एलिमेंट हो गया यहाँ पे 2 और ये क्या एलिमेंट हो गया यहाँ पे 4 और ये क्या एलिमेंट हो गया यहाँ पे 6 और ये क्या एलिमेंट हो गया यहाँ पे 8, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो कॉमन जगह पे आ गए। पहले मैं एक बार आपको कॉमन का कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैंने ये अपना यूनिवर्सल सेट बॉक्स बना लिया एक, ठीक है। और ये हमने दोस्त बनाए यहाँ पे, अभी मैं 2 सेट लेके चल रही हूँ, इसके बाद मैं 3 का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगी। ये जो बीच में पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, ये ए और बी दोनों के पास क्या है, कॉमन पोर्शन है। तो दिस इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये जो पोर्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है
this portion is known as A minus B. In my previous video, you have gone through the definition of A minus B. And this portion, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? B minus A को. And in my previous lecture, I told that कि A minus B is not necessarily equal to B minus A के बराबर. So जो common values थी वो मैंने common जगह लिख दी, जो सिंगल वैल्यूज थी वो सिंगल जगह लिख दी, ठीक है ना. अब हमने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया कि 2,4 जो है, क्योंकि वो A के पास भी था और B के पास भी था, अगर मैं उसे यहाँ पे n ऑफ A यूनियन B को सीधा n के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स ले लेती हूँ, तो वो गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 जो हैं वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं. अब क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें उन्हें एक बार यहाँ से क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा, ठीक है. तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है कि जब मुझे n ऑफ A की सारे की वैल्यू पता है और मुझे n ऑफ B सारे की वैल्यू पता है, तो अगर मुझे n ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना है तो मैं उसे सिंपल ऐड करके नहीं फाइंड आउट करूंगी. उस केस में n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A हमने ले लिया प्लस n ऑफ B ले लिया हमने यहाँ पे, बट हमें इसमें से एक बार, क्योंकि A इंटरसेक्शन B कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है, ठीक है ना. तो A इंटरसेक्शन B को एक बार हमें यहाँ पे क्या करना होगा? खत्म करना होगा, ताकि हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाए? कंस्ट्रक्ट हो जाए. एंड दिस होल फॉर्मूला is known as principle of inclusion and exclusion. Now I will clear you why it is called principle of inclusion and exclusion. इसके लिए हम आगे चलते हैं. So now we have, there may be 2 cases. One, जो हमने लिया केस जिसमें इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या कर रही थी? एग्जिस्ट कर रही थी. सपोज हमारे पास इंटरसेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट ना कर रही हो. This is wrong. Let me clear this. Yeah. Again, I am drawing the universal set. Suppose we have 2 set like this. Okay. Now they are not included in each other. Okay. They are individual. And according to in my previous lecture, I told you कि what kind of set are these. बिकॉज इनके बीच में कुछ नहीं है कॉमन, तो इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है हमारी A इंटरसेक्शन B, वो क्या हो गई है? दैट विल बी इक्वल टू 5 के बराबर हो गई है. अगर वो 5 के बराबर है तो इन पर्टिकुलर सेट को हम क्या बोलते होते थे? हम इन पर्टिकुलर सेट को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं. ओके. सो इन केस अगर हमारे पास 2 सेट डिसजॉइंट पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में अब इंटरसेक्शन का सवाल ही नहीं उठ रहा है. तो इन दैट केस A यूनियन B जो है वो किसके बराबर हो जाती है? n ऑफ A प्लस n ऑफ B के बराबर हो जाती है. क्लियर? उस केस में हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कॉमन का केस ही नहीं हो रहा. जैसे कि सपोज हमने कहा कि अगर हमारे पास एक सेट A है और वो है हमारे पास 1, 2 एंड 3, और B हमारे पास एक सेट है, सपोज हमने कहा कि वो है 4, 5 एंड 6. तो उस केस में हमने ऑब्जर्व किया कि A यूनियन B क्या है हमारी? दैट विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है बेटा. सो उस केस में आपके पास A यूनियन B जो है वो क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी. तो नाउ इफ वी वांट टू राइट इट इन अ फॉर्मूला फॉर्म, तो व्हाट वी विल हैव? n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, क्या हो गया? यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं n ऑफ A के पास? n ऑफ A के पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं. n ऑफ B के पास कितने एलिमेंट्स हैं? अगेन उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं.
क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। एंड व्हाट वी हैव सीन दैट कि ए यूनियन बी के पास भी कितने एलिमेंट्स आए हैं, 6 एलिमेंट्स आए हैं। तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ सॉरी प्लस n of b बन जाता है। So this formula, these both formulas are known as principle of inclusion and exclusion। एक केस में दे आर नॉट इंक्लूडिंग, इंक्लूसिव नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रही, और एक केस में इंटरसेक्शन जो है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के नाम से जानते हैं। एंड यूजिंग द वेन डायग्राम वी कैन डिराइव दीज फॉर्मूलाज easily. Now because of Venn diagram we can have some other formulas like in previous example but we have taken 2 set A and B. This is A and this is B. So हमने यहाँ पे देखा कि ये पोर्शन को मैंने क्या कहा था कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस पोर्शन इज नोन एज a माइनस बी। अब a माइनस बी एक तो ये है कि अगर मुझे यहाँ पे मान लो वैल्यूज पता है तो मैं a माइनस बी को आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट अगर मुझे उसकी सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म नहीं पता है, मुझे कार्डिनलिटी पता है, तो उस केस में मैंने क्या चीज ऑब्जर्व की कि जब पूरे a में से अगर आप इस पोर्शन को बाहर निकाल देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, वहां पे आपके पास आ जाता है वहां पे a माइनस बी। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है कि n ऑफ a माइनस बी is equal to n of a minus n of a intersection b. Is it clear? In a same way, if I have to find out n of b minus a, then what we will have, n of b minus n of a intersection b. So by the help of Venn diagram, we can easily find out the derivation of these formulas, कि why we are using these formulas and how it is possible for us. And Venn diagram is very convenient when the number of set increases. If we have only 2 set, then we don't have any kind of problem. But if in case we have 3 set, 4 set, then using formulas are quite difficult. In that case, we directly use Venn diagram, because Venn diagram clearly shows us, like here I have taken 3 set. One is A, B and C. So this is A, B and C. Now this portion, particular portion, this particular portion which I taking with a blue color, this portion represents A intersection B intersection C, and this portion here represents A intersection B minus A intersection B intersection C.
and in a similar way we get this portion, and we get this portion, and in the same way we are getting this portion. And this portion, say I take the color some pink color. Now this portion is basically what? This is A minus B C. ठीक है? So this is whole. Through Venn diagram, we can easily do this kind of questions. I can take one example, then it will be clear to you. Suppose हमारे पास यहाँ पे एक question दिया हुआ है हमें. I'm not writing the whole statement. I'm just going through it. कि statement अगर हमारे पास क्या आती है तो उस केस को हमने solve करना कैसे है कि हमें Venn diagram जो है वो क्या लगे, एक easy job लगे करने के लिए. ठीक है, तो मैं सिर्फ जो basic information होगी उसे यहाँ पे लिख दूंगी. बाकी की information जो है just pay attention कि how we are using it. Like हमारे पास question है कि suppose total, let me change the color. Total students जो हैं वो है 120. Out of these 100 students at a college take at least one of the language French, German and Russian. जब at least की बात होती है, at least हमेशा यूनियन को रिप्रेजेंट करता है. अब टोटल बच्चे 120 हैं. 120 में से कुछ ने फ्रेंच ली है, उसके लिए हमने F यूज कर लिया. कुछ ने जर्मन ली है, हमने उसके लिए G यूज कर लिया. कुछ ने रशियन ली है, हमने उसके लिए R यूज कर लिया. एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन की बात कर रहे हैं. तो उसने हमें कहा कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 100 स्टूडेंट्स आर देयर विच आर टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज. तो इसका मतलब हमें यूनियन दे दी उसने यहाँ पे लाइक दिस. ठीक है. एंड सेकेंड, अब उससे आगे से हमें क्या बोला कि n ऑफ f फ्रेंच पढ़ने वाले जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 65. फ्रेंच एंड जर्मन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं. एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है. तो उसने कहा कि f इंटरसेक्शन g जो है दैट विल बी इक्वल टू 20. n ऑफ g 45. n ऑफ f intersection R रशियन जो होगी that is 25. n of R यानी कि रशियन that is 42. n of G intersection R is equal to 15. Now अब अदरवाइज हमें यहाँ पे वैल्यू कोई भी फाइंड आउट करनी हो तो इट विल बी क्वाइट लेंथी क्वेश्चन. सो विद वेन डायग्राम विद इन अ मिनट्स वी विल हैव ऑल आंसर्स. जितने मर्जी क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाएं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है. हम जितना मर्जी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. चाहे हमें अकेले फ्रेंच पढ़ने वाले बच्चे पूछ लिए जाएं, चाहे अकेले रशियन पढ़ने वाले बच्चे पूछ लिए जाएं, चाहे हमें उनकी इंटरसेक्शन पूछ ली जाए, कुछ भी एनीथिंग. चाहे हमें ऐसे बच्चे पूछे जाएं जो फ्रेंच और जर्मन तो पढ़ते हो पर रशियन ना पढ़ते हो. सो ये हमने बना लिया खाना फ्रेंच का, ये हमने खाना बना लिया है जी का जर्मन का, और ये हमने खाना बना लिया है दिस आर का. अब हमें यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन में जब हमने ध्यान से देखा तो व्हाट वी हैव सीन दैट कि हमारे पास यहाँ पूरी भीड़ में इंटरसेक्शन हमें नहीं पता है. तो जब भी हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है हमेशा
हमेशा हमने वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है किससे? इंटरसेक्शन से। ठीक है, अब इंटरसेक्शन को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? एक्स ले लिया। आई एम चेंजिंग द कलर। सो इसको मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे एक्स ले लिया। अब ये जो पोर्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एफ और जी है। ठीक है, एफ इंटरसेक्शन जी कितनी थी? 20 थी। तो इसका मतलब एक्स तो मैंने इस पोर्शन को नाम दे दिया, तो ये कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया 20 माइनस एक्स। अब ये जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है सारे का सारा? ये एफ इंटरसेक्शन आर है। एफ इंटरसेक्शन आर कितनी है मेरे पास? 20 है, सॉरी 25 है। एक्स उसमें से मैं ऑलरेडी लिख चुकी हुई हूँ, तो ये कितना रह गया मेरे पास? 25 माइनस एक्स रह गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इन अ सेम वे ये जो पोर्शन है ये क्या है हमारे पास? ये यहाँ पे जी इंटरसेक्शन आर है। अब जी इंटरसेक्शन आर कितनी थी हमारी? 15। 15 में से एक्स ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुकी हुई हूँ। ठीक है, तो बाकी कितना आया पोर्शन मेरे पास यहाँ पे? 15 माइनस एक्स आया। अब पूरे का पूरा एफ जो था वो कितना था? 65। पर 65 में से 25, 20 और 3x मैं ऑलरेडी लिख चुकी हुई हूँ। तो कितना बचा मेरे पास यहाँ पे? पहले तो 65 में से 20 और 25 को माइनस कर दिया। जब हमने 20 और 25 को माइनस करा तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 20। और यहाँ पे आपने ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक माइनस का वो है और एक प्लस का वो है, तो ये दोनों जब आपस में तीनों टर्म्स ऐड होएंगी तो ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने किया क्या है? हमने किया है 65 माइनस 65 minus, just a minute, so 65 minus 45 minus x, so that will come out to be 20 plus x। हर केस में चाहे f हो, g हो, r हो, जब भी हो हमारे पास यहाँ पे प्लस एक्स का ही केस बचेगा। ठीक है, चाहे आप इसको याद करके रख लीजिए, चाहे आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। इन अ सेम वे जी वाले बच्चे कितने थे? 45। 45 में से ऑलरेडी 15 प्लस 20 35 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी का जो बचा हुआ है वैल्यू दैट विल बी प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट रेस्ट हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे? ये आ जाएगा इधर, सॉरी जी हो जाएगा हमारा 10 प्लस एक्स और आर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 प्लस एक्स, क्योंकि आर 42 है हमारा। 42 में से अगेन हमने यहाँ पे 40 माइनस ये 40 माइनस किए तो बट वी आर लेफ्ट विद 2। ठीक है, एंड इन दिस केस वी आर लेफ्ट विद 10। सो ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कि ये सारे का सारा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रीवियस अभी मैंने बताया कि ये एफ यूनियन जी यूनियन आर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जब मैं इन सबको ऐड करूंगी तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैंने जब ऐड करना है ना, तो एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू दिख रही है एफ वाली सारी, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि एफ कितना है? 65 है। बाकी के मैं वैल्यूज एज इट इज लिख लूंगी। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? सिंपल कि एन ऑफ ए यूनियन बी सारा, सॉरी एन ऑफ एफ यूनियन जी यूनियन आर वो कितनी है? 100 है। वो किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे? एन ऑफ एफ तो मैंने सारा ही ले लिया। ठीक है, क्योंकि वो तो मुझे पता ही है कि टोटल करने पे वो किसके बराबर होना चाहिए? 65 के बराबर होना चाहिए। प्लस अब जो बचे हुए पोर्शन रह गए, कौन रह गया? 10 प्लस एक्स। इधर से कौन रह गया? 15 माइनस एक्स। और कौन रह गया हमारे पास यहाँ पे? 2 प्लस एक्स। अब अगेन हमने यहाँ पे देखा कि एक एक्स और एक एक्स तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 65 प्लस 10 कितना हो गया? 75। 75 प्लस 5 कितना हो गया? 80। 80 और दिस 90। 90 और दिस हो गया 92। तो हमारे पास क्या आ गया? 100 इज इक्वल टू 92, सॉरी हाँ जी 92 प्लस एक्स, एंड दिस कम्स आउट टू बी एक्स इज इक्वल टू 8। अब x8 आ गया मेरे पास। जैसे ही x8 आया मेरे पास, मेरा सारा काम खत्म हो गया। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन इजीली फाइंड आउट ईच एंड एवरी वैल्यू। सिंपल, मैंने यहाँ पे क्या कर देना है? इसको पुट कर देना है
यहाँ पे मैं छोटी सी एक डायग्राम बना लेती हूँ। ये तीनों सेट बना लिए हमने यहाँ पे। अब सिर्फ एक वैल्यू को फाइंड आउट करने से आप देखिए कि हमें जितनी भी वैल्यूज चाहिए वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे सामने आ जाएंगी। लेट मी चेंज द कलर। सो ये हो गया 8 आपके पास, ठीक है। दूसरा क्या था, 20 - 8। 20 - 8 कितना हो गया यहाँ पे, 12। यहाँ पे कितना आ गया, 25 - 8, वो कितना हो गया हमारे पास यहाँ, 25 - 8 कितना हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 15 में से चलो 8 गए, वो हो गया हमारे पास 7, ठीक है। 10 + x पड़ा हुआ है तो ये हो गया 18, और 2 + x हो गया 10, और 20 + x हो गया 28, और ये रह गया था 25। 25 में से आपका गया तो ये आ गया आपके पास 17, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं विद इन अ मिनट हमारे पास वेन डायग्राम के कारण आ गई। बट अगर इसी को मुझे फॉर्मूला से करना पड़ता तो इट विल बी क्वाइट लेंथी, बिकॉज फॉर्मूला में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इज अ बिग डील। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो इजीली क्लियर हो गया होगा, एंड यू हैव कम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज अ प्रोसेस which can easily explain each and every step, and it can drive over all the formulas of set theory. So I hope आपको ये जो लेक्चर है वो इजीली क्लियर हो गया हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।